Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are starting the 14th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Our Apparel, and this video is going to be part 4 from this chapter. So अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, और ये जो पार्ट 4 है ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि हम क्यों कपड़े पहनते हैं, कैसे कपड़े हमारी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, ठीक है, और कैसे डिफरेंट स्टेजेस में जब हम बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदते हैं या खुद के लिए कपड़े ख़रीदते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कैसे कपड़े खरीदने चाहिए और उनके लिए कपड़े खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एलिमेंट्री स्कूल ईयर्स 5 to 11 ईयर्स। तो ये जो स्टेज है ये कब तक चलती है? 5 से लेके 11 साल तक चलती है। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, दिस इज़ द स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। आपने पहले भी पढ़ा है, ये जो एज है ना ये मिडिल चाइल्डहुड वाली एज है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ heightened physical activity and both boys and girls are interested in sports। तो इस एज में बच्चा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। क्लोथिंग नाउ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They develop likes and dislikes for certain clothes to gain acceptance from their peers, and parents need to understand this developmental changes। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो तुम्हारे मिडिल चाइल्डहुड वाले बच्चे होते हैं, ये अब कपड़ों को पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं। और इनका लाइक और डिसलाइक किस बेसिस पे होता है? उनके पीयर्स के बेसिस पे होता है। मतलब जैसा कपड़ा उनके दोस्त पहनेंगे, जैसा कपड़ा उनके दोस्तों को पसंद आएगा, वैसा कपड़ा बच्चे भी पसंद करेंगे। और पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनको बच्चों की प्रेफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। अ सेंसिटिव चाइल्ड में एक्सपीरियंस humiliation and develop lack of confidence if her his clothes appear very different from those of her his peers। तो एक जो सेंसिटिव बच्चा होता है ना वो शायद ह्यूमिलेटेड फील करे, शायद उसका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाए जब वो देखे कि उसका कपड़ा उसके पीयर्स से अलग है, उसके दोस्तों से अलग है, ठीक है। तो उसको वैसे कपड़े ही खरीदने चाहिए जैसा वो प्रेफर कर रहा है, जैसा वो चाहता है, ठीक है। कंफर्टेबल क्लोथिंग इज एसेंशियल एट दिस स्टेज टू। तो इस एज में भी कंफर्टेबल क्लोथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बॉयज़ आर नाउ वेरी एक्टिव एंड प्रिफर wearing rugged clothes that are withstand their rough and tumble play। तो इस समय लड़के जो होते हैं ना प्री स्कूल एज में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसी वजह से वो रग्ड क्लोथ्स को वेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब ऐसे क्लोथ्स जो कि बहुत ज़्यादा रफ़ हों, ठीक है, जिनको इतने ज़्यादा केयर वेयर की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं, बहुत ही बैडली अपने कपड़ों को ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये रग्ड क्लोथ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गर्ल्स मे प्रेफर बॉयज क्लोथ्स और मे ऑप्ट फॉर फेमिनिन ड्रेसेस। तो लड़कियां बॉयज कपड़े भी प्रेफर कर सकती हैं और फेमिनिन ड्रेसेस भी वो पहन सकती हैं, ठीक है, ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। Most children can select what they want to wear and resend suggestions from पेरेंट्स। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, ज़्यादातर बच्चे वो खुद सेलेक्ट करते हैं कि उनको क्या पहनना है इस एज में, और कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के सजेशंस को भी मान लेते हैं। फिटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसीडर्ड वाइल सेलेक्टिंग क्लोथिंग फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो इस समय जब बच्चों के लिए क्लोथ्स को सेलेक्ट किया जा रहा है तो फिटिंग को ध्यान में रख के क्लोथ्स सेलेक्ट किए जाने चाहिए। अ पुअर फिट ड्रेस इज ऑफन डिस्कार्डेड बाय द चिल्ड्रन। बच्चे जो है ऐसी ड्रेस नहीं पहनते जो कि उनको फिट नहीं होती। However, some children may select a dress on the basis of style even if it is not comfortable। देखो कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो ड्रेस का सिलेक्शन उसके स्टाइल के बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है, उनको ड्रेस की स्टाइल पसंद आ जाती है तो वो ड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो कंफर्टेबल हो या ना कंफर्टेबल हो। टू कैटर टू देयर फिजिकल नीड्स द चिल्ड्रन वुड रिक्वायर एब्जॉर्बेंट फैब्रिक सो एज टू एब्जॉर्ब पर्सपिरेशन। तो बच्चों की फ़िज़िकल नीड के हिसाब से उनके लिए कपड़े ख़रीदे जाने चाहिए, उनके लिए ऐसे कपड़े ख़रीदने चाहिए जो कि
नमी को एब्जॉर्व कर पाए, क्योंकि इस एज में बच्चा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है तो पसीना वगैरह उसको बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से पसीने को एब्जॉर्व करने वाला कपड़ा बच्चे के लिए खरीदना चाहिए। मोस्ट सुटेबल फैब्रिक आर कॉटन, वॉयल एक्सेट्रा। तो इस एज में सबसे ज़्यादा सुटेबल फैब्रिक कॉटन ही है, वॉयल भी सेलेक्ट किया जा सकता है। Factors like safety, easy care, growth allowance, and suitability to their physique are also important for school going children, just like younger children, as has been discussed in the previous sections. तो इस एज के बच्चों के लिए कपड़े खरीदते टाइम उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, उनकी ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, और कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनको आराम से धोया जा सके, जिनकी मेंटेनेंस इजी हो, और कपड़े बच्चे की फिजिक के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडोलसेंट। अब ये जो एज होती है ये 11 से लेके 19 ईयर्स तक चलती है। ड्यूरिंग अडोलसेंट ईयर्स ग्रोथ इज वेरी रैपिड एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट डिफरेंट रेट। तो देखो इस एज में जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो डिफरेंट रेट पे बढ़ रहे होते हैं। इन अर्ली एडोलसेंस अ मिनिमल वार्डरोब इज एडवाइजेबल एट any one time since the child is going to outgrow the clothes very quickly। तो इस एज का जो स्टार्टिंग होता है ना, उस समय बच्चे के वार्डरोब में बहुत कम कपड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा इस समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, उसकी फिजिक चेंज हो रही होती है, उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है। The qualities in clothes that are important to teenagers are fit and style। देखो इस एज में जो टीनेजर्स होते हैं वो फिटिंग और स्टाइल को ज़्यादा फोकस करते हैं। They may not be guided by the quality of fabric or its construction। ये फैब्रिक के क्वालिटी को उतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, ये नहीं देखते कि फैब्रिक बना कैसा है, बस फैब्रिक फिट होना चाहिए उनकी बॉडी पर और स्टाइलिश होना चाहिए। एडोलसेंट्स नॉट ओनली वेयर न्यू स्टाइल्स, दे ऑल्सो क्रिएट न्यू स्टाइल्स। एडोलसेंट्स सिर्फ नए स्टाइल पहनते नहीं हैं बल्कि वो नए स्टाइल को क्रिएट भी करते हैं। दे आर अर्नेस्ट फॉलोअर्स ऑफ फैशन एंड फैड्स। ये ना फैशन को और फैड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दे वुड लाइक टू स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर देयर क्लोथिंग, और ये अपना ज़्यादा पैसा क्लोथिंग पे ही खर्च करते हैं। ड्रेसिंग द वे पीयर आर ड्रेस्ड और इमिटेटिंग देयर रोल मॉडल्स इन ड्रेस is a sign of their struggle for a sense of identity। तो यहाँ पे जो ये बच्चे होते हैं, एडोलसेंट्स होते हैं, ये अपने पीयर ग्रुप को भी फॉलो करते हैं या जो उनके रोल मॉडल्स होते हैं उनको भी ये फॉलो करते हैं, उनकी स्टाइल को भी ये फॉलो करते हैं। When dressing up for sports or workouts, one should make choice of clothes and shoes that are comfortable and prevent such problems such as strains, blisters, sprain and sore legs and ankles। तो जब भी एडोलसेंट्स स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं या वर्कआउट के लिए जा रहे हैं तो उनको ऐसे क्लोथ्स और शूज़ पहनने चाहिए जो कंफर्टेबल हों और जो कि उनको बचाएं। किन से बचाएं? स्ट्रेन से बचाएं, स्प्रेन से बचाएं, कभी कभी होता है ना पैरों में खिंचाव आ जाता है, उससे बचाएं। तो ऐसे कपड़े और ऐसे शूज़ बच्चों को प्रेफर करने चाहिए। Fabric should be easy to wash as simple hygiene can save the skin from irritation and rashes। तो फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो easy to wash हो, हाइजेनिक हो और बच्चे की स्किन को इरिटेशन और रैशेस से बचाए। गारमेंट डिज़ाइन एंड फैब्रिक शुड अलाउ फॉर फ्री मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्सपिरेशन। तो गारमेंट का डिज़ाइन और उसका फैब्रिक ऐसा होना चाहिए जो कि फ्री मूवमेंट को भी अलाउ करे और जो पसीना हो उसको सोखे भी। ठीक है, यहाँ पर बार बार मैं बच्चा बोल रही हूँ लेकिन एडोलसेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। अब ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए कैसे कपड़े खरीदने चाहिए। You would now agree that apart from protection, clothing provides an opportunity to the child to develop a sense of autonomy and competence। अब आप इस चीज़ पे एग्री ज़रूर करते होगे कि कपड़े सिर्फ हमें प्रोटेक्शन ही नहीं देते, वो हमें एक मौका देते हैं कि हम दूसरों को compete कर पाएँ। ठीक है, हम एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी
डेवलप कर पाएं। इट कम्युनिकेट्स इम्प्रेशंस ऑफ द सेल्फ टू अदर्स इन द सोशल इन्वायरमेंट। और हमारे कपड़ों का दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन भी पड़ता है। ठीक है, जब हम बाहर सोसाइटी में होते हैं तो हम अपने कपड़ों के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। Sometimes children with disability may have limited physical movement, but they have all the potential of learning and growing. देखो, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, हो सकता है वो उतने अच्छे से फिजिकल मूवमेंट्स न कर पा रहे हों, लेकिन उनके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है सीखने का जितना नॉर्मल बच्चों के अंदर होता है। द टास्क ऑफ ड्रेसिंग एंड अनड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी खुद कपड़े पहनना और कपड़ों को खोलना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर of disability, some children are able to dress themselves independently। देखो, डिसेबिलिटी की वजह से बच्चे दूसरों पे डिपेंडेंट तो होते ही हैं, लेकिन जब उनको अपने कपड़े को चेंज करना होता है तो वो ये चीज़ खुद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कपड़े बच्चे के लिए चूज़ करने चाहिए जिससे वो खुद उनको निकाल पाए और पहन पाए। दिस गिव्स them emotional satisfaction and also a feeling of pride। इससे क्या होगा, बच्चों को इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और उन्हें गर्व भी महसूस होगा कि वो अपना कोई काम तो खुद से कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चे की डिसेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको किसी केयरर की हेल्प लेनी पड़ती है, और ये जो ड्रेस को चेंज करने का प्रोसेस है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और थका देने वाला भी हो जाता है बच्चे के लिए। ठीक है, Garments for children with special needs are selected according to the type of disability and the associated डिफ़िकल्टीज़। तो जब भी ऐसे बच्चों के लिए गारमेंट्स खरीदे जाए तो वो उनकी डिसेबिलिटी के टाइप के हिसाब से होना चाहिए, और ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चा कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहा है। तो गारमेंट्स खरीदते टाइम ये देखना चाहिए कि गारमेंट की वजह से उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। As comfort is the primary criterion, cotton is the most preferred fabric for summer and velvet, corduroy and cotswool for winter। देखो, अगर हम कंफर्ट को ध्यान में रखें तो समर्स के लिए कॉटन ज़्यादा प्रेफरेबल होगा और विंटर्स के लिए वेलवेट, कॉर्डरॉय और कॉट्सवुल ज़्यादा प्रेफरेबल होगा ऐसे बच्चों के लिए। द गारमेंट सेलेक्टेड शुड बी स्ट्रॉन्ग सो एज टू विदस्टैंड अब्रेजन इन केस द चिल्ड्रन यूज ऑर्थोटिक डिवाइसेस और व्हील चेयर्स। तो इस एज में ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बच्चा व्हील चेयर्स को यूज़ करता है, ऑर्थोटिक डिवाइसेस को यूज़ करता है, जिससे कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है कपड़ों के ऊपर। तो कपड़े थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होने चाहिए। Garments should have reinforcements at specified areas for calipers and braces। देखो, जो गारमेंट्स होते हैं ना उसमें रेनफोर्समेंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, जो स्पेसिफाइड एरियाज होते हैं जहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ सकता है, जहाँ पे खिंचाव ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे रेनफोर्समेंट भी होने चाहिए गारमेंट में कि गारमेंट वहाँ से फटे नहीं। ओपनिंग शुड बी ईजिली एसेसिबल एंड ईजी टू फास्टन। तो जो ओपनिंग्स हैं वो भी सही होनी चाहिए कि आराम से उनको खोला जा सके और अच्छे से उनको बंद किया जा सके। Hence, velcros and zippers with keychains are good choices। बच्चे के कपड़े में वेलक्रॉस और जिपर्स भी लगे होने चाहिए। नीडलेस टू से गारमेंट शुड बी ईजी टू वॉश। और ये कहने की तो अब ज़रूरत भी नहीं है कि गारमेंट जो है वो ईजी टू वॉश होना चाहिए, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनको निकालना पहनना इजी हो, और उनकी जो नेकलाइन होनी चाहिए कपड़ों की वो थोड़ी सी वाइडर होनी चाहिए ताकि आराम से वो गर्दन में घुस सके। ठीक है, और जो वेस्ट की बेल्ट है, कमर की जो बेल्ट हैं, उसमें इलास्टिक्स भी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रंट ओपन प्लैकेट्स होने चाहिए। प्लैकेट समझ रहे हो, जैसे जो शर्ट की स्लीव्स होती है ना, स्लीव्स में आपने देखा होगा बटन लगे होते हैं और वहाँ से थोड़ा सा कट लगा होता है ताकि आराम से जो हमारा हाथ है वो स्लीव्स में जा सके। तो इसी को प्लैकेट्स बोलते हैं। तो ओपन प्लैकेट्स होनी चाहिए। कभी कभी गर्दन के पास भी ऐसे थोड़ा सा सामने की तरफ कटा रहता है, जिससे क्या होता है, आराम से गर्दन चली जाती है कपड़े में। ठीक है,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द एस्थेटिक अपील ऑफ द क्लोथ्स। अब देखो, क्लोथ्स कंफर्टेबल होने चाहिए, ये तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ क्लोथ्स देखने में भी अच्छे होने चाहिए कि जब भी बच्चा उन क्लोथ्स को पहने तो वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, बच्चा अच्छा लगे, बच्चे पे वो कपड़े अच्छे लगने चाहिए। दे शुड लुक लाइक क्लोथ फॉर एनी चाइल्ड, वेल स्टिच्ड येट ईजी टू वेयर। तो अच्छे तरह से कपड़े सिले हुए होने चाहिए, ईजी टू वेयर तो होने ही चाहिए। दे शुड बी अपीलिंग इन कलर एंड प्रिंट सो दैट द वेयरर फील गुड। तो उनका जो कलर है, प्रिंट है, वो भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि पहनने वाले को भी अच्छा लगे और जो लोग बच्चे को देखें उनको भी अच्छा लगे। हाउएवर द बेस्ट गारमेंट इज़ द वन दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड टू केटर टू द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द वेयरर एंड द केयरर। तो जो बेस्ट गारमेंट होता है ना, वो होता है जो दोनों की नीड्स को पूरा करे, वेयरर की भी और केयरर की भी। मतलब कपड़ा पहनने वाले को भी आराम दे और जो कपड़े की केयर कर रहा है, जैसे मम्मी लोग जब कपड़े धोती है बच्चों के, तो वो लोग क्या हो गई, केयरर हो गई। तो उनके लिए भी कपड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि वो आराम से कपड़े की केयर कर पाएँ। ठीक है। On the whole, this chapter informs us that what children wear, their apparel has an important role in their personality development. तो इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि बच्चे जो भी कपड़ा पहनते हैं उनका उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। द क्लोथ्स नॉट ओनली मस्ट बी अपीलिंग टू द आई एंड कंफर्टेबल टू वेयर बट ऑल्सो इकोलॉजिकली एंड सोशो कल्चरली अप्रोप्रिएट। तो देखो, जो कपड़ा है ना, वो सिर्फ देखने में अच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ पहनने में ही कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, बल्कि जो कपड़ा होता है वो कल्चर के हिसाब से भी हमारे होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी हमारा क्लाइमेट है, वेदर है, उसके हिसाब से भी कपड़ा होना चाहिए। विद दिस चैप्टर वी कंक्लूड द यूनिट ऑन चाइल्डहुड। तो इस चैप्टर के साथ हमारी जो चाइल्डहुड की पूरी यूनिट थी वो कंप्लीट होती है। Having studied adolescence in the first two units, we now move to adulthood from the next section, unit 4। तो यहाँ पे हमने देखो, जो पहली की 2 यूनिट थी, मतलब ये तो थर्ड यूनिट है ना चाइल्डहुड, इससे पहले की जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट थी उसमें हमने अडोलसेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम फोर्थ यूनिट में अडल्टहुड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।